हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता। इसके बारे में आज हम लोग सब कुछ संपूर्ण विश्लेषण के साथ जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ओम का नियम बताया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने वहीं बता दिया था आपको। वहीं से प्रतिरोध शब्द निकला था हमारा, जिसको मैंने बताया था, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो वो वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, इसके बारे में सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताइए। चलिए, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक हमारा? प्रतिरोध, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। तो प्रतिरोध कहते किसे हैं? प्रतिरोध जो है पदार्थ का एक गुण है। इसके बारे में मैं जरा आपको बता देता हूँ। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसके शब्द में ही लिखा हुआ है प्रतिरोध, ये विरोध करता है किसका? धारा के प्रवाह का। तो वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध, या आप केवल प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो ये प्रतिरोध का मतलब है, प्रतिरोध शब्द का आप अर्थ कह सकते हैं। ठीक है, इसे परिभाषित किस प्रकार किया जाएगा, मतलब इसे हम लोग सूत्र किस प्रकार प्राप्त करेंगे? देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध R रेसिस्टेंस जिसकी अंग्रेजी होती है, तो वहीं जिसका R संकेत होता है। किसी चालक का प्रतिरोध R उसके सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात होता है। धारा I उन दोनों, यानी कि V और I उन दोनों का क्या होता है? अनुपात होता है। तो इस परिभाषा के आधार पर हम लोग एक सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं, R = V/I। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इस पर आप लोगों को ढेर सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र प्राप्त हो गया, R = V/I। अब अगर प्रतिरोध के SI मात्रक की बात की जाए, कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जिसे ग्रीक भाषा के एक बड़े वर्ण अक्षर, अल्फ़ाबेट का एक बड़ा लेटर होता है वहाँ, जिसे ओमेगा कहा जाता है। ये इसका संकेत अक्षर है, ओम को दर्शाया जाता है इससे, ओमेगा कहते हैं इसे। ठीक है, हम लोग वैसे ओम ही कहेंगे, लेकिन ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है ओमेगा। हम लोग इसे ओम के नाम से पुकारेंगे। तो ओम द्वारा दर्शाया जाता है, ये ओम द्वारा इसे दर्शाया जाता है। किसे? प्रतिरोध के SI मात्रक को। तो अब अगर ये SI मात्रक हमने प्राप्त कर लिया, तो इससे संबंधित एक हम और महत्वपूर्ण व्यंजक देख लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं चूंकि R = क्या होता है? V/I, अभी हमने जाना है। तो अब अगर हम इससे एक ओम किसके बराबर होता है ये प्राप्त करना चाहे, या एक ओम की परिभाषा प्राप्त करना चाहे, तो ये भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ओम, V मतलब विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और एम्पियर यानी कि धारा। I का SI मात्रक क्या होता है? धारा का एम्पियर। तो 1 ओम = क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट और बटे 1 एम्पियर। इस आधार पर हम एक सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, एक व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। 1 ओम = क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट एम्पियर। ये कभी कभी न्यूमेरिकल में सवाल आ जाता है कि 1 ओम निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 1 ओम = क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट पर एम्पियर, प्रति एम्पियर। तो इस आधार पर जो है हम लोग ओम की परिभाषा भी प्राप्त कर सकते हैं। एक ओम किसे कहते हैं? एक ओम किसे कहा जाता है? देखिए, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, कितने एम्पियर की? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाता है। यानी इसी आधार पर यह परिभाषा दी गई है। 1 ओम की ये जो परिभाषा है, इस आधार पर ही दी गई है। विभवांतर 1, एम्पियर 1, तो ओम भी 1। तो 1 ओम की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। चलिए, अब देखिए जरा प्रतिरोध के कुछ गुण हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो प्रतिरोध के गुण के आधार पर जो है पदार्थों का विभाजन किया गया है। हमारी प्रकृति में प्रतिरोध के गुण के आधार पर पदार्थों का कुछ विभाजन किया गया है, जिससे आप लोग पहले से परिचित हैं ये, लेकिन ये प्रतिरोध के आधार पर है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा भी आप लोग कह सकते हैं इसकी। चालक किसे कहते हैं? अगर प्रतिरोध के आधार पर इसकी परिभाषा देनी हो तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थ, यानी कि जो बिल्कुल भी धारा का प्रतिरोध विरोध नहीं करते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। तो चालक पदार्थ का ये गुण होता है कि उसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है। उदाहरण के तौर पर आप चांदी ले सकते हैं, सिल्वर है ना, तांबा ले सकते हैं, कॉपर। देखिए, दूसरा क्या है? प्रतिरोधक। तो उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ जो बहुत अधिक विरोध करते हैं, लेकिन धारा उसमें प्रवाह होता है, थोड़ा बहुत ही होता है लेकिन होता है। और तीसरा जो है वो है विद्युत रोधी।
तीसरा क्या है, विद्युत रोधी, इसमें बिल्कुल भी धारा का प्रवाह नहीं होने दिया जाता क्योंकि ये बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाला पदार्थ होता है। तो प्रतिरोध के गुण के आधार पर हम लोग 3 पदार्थों का विभाजन कर सकते हैं, चालक, प्रतिरोध, विद्युत रोधी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एक सवाल कभी कभी एग्जाम में आता है, ये बहुत बार दिया जा चुका है, और वैसे भी ये प्रतिरोध टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष की परीक्षा में कोई ना कोई सवाल न्यूमेरिकल आए, एसआई मात्रक आए, या 5 नंबर का पूरा सवाल ओम का नियम आए, ये हर वर्ष इससे संबंधित कोई ना कोई सवाल एग्जाम में आता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से ज़रा देखिएगा। तो ऐसा ही एक महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं सवाल लिख कर रखा है मैंने यहाँ कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध है, गुण तो हम लोग जान गए, लेकिन ये निर्भर किन किन चीज़ों पर करता है, किन किन बातों पर करता है, उसे भी जानना जरूरी है। तो देखते हैं, आप लोग नोट करिएगा इसे। किसी चालक का प्रतिरोध अग्र लिखित बातों पर निर्भर करता है, मतलब जो मैंने आगे लिखा है। देखिए चालक का प्रतिरोध सबसे पहले निर्भर करता है तार की लंबाई पर। तार मतलब चालक, वही जो भी पदार्थ हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तार की लंबाई पर, तार की लंबाई कितनी है इस पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। तो किस प्रकार निर्भर करता है वो भी देख लेते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L को हम लोग लंबाई को हम लोग L से डिनोट करेंगे। किसी तार का प्रतिरोध जो R होता है वो उसकी लंबाई L के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का क्या तात्पर्य है आप लोग जानते होंगे, R समानुपाती L, मतलब जैसे जैसे लंबाई हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, दूसरी किस बात पर निर्भर करता है ये, तार की मोटाई पर। पहला लंबाई, दूसरा मोटाई, तो तार की मोटाई पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, किस प्रकार निर्भर करता है कि किसी तार का प्रतिरोध R, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का तात्पर्य क्या होता है, व्युत्क्रम, यानी कि 1/समथिंग। तो यहाँ पर A है इसलिए 1/A हो जाएगा। तो R व्युत्क्रमानुपाती A, यानी कि जैसे, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम लोग उसका मतलब चालक तार की मोटाई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग चालक तार की मोटाई घटाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध मतलब उल्टा संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती का यही मतलब, उल्टा संबंध, बढ़ाएंगे तो घटेगा, घटाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा किस पर निर्भर करता है, तीसरा क्या बिंदु है कि चालक के पदार्थ पर, यानी इसका क्या मतलब है, देखिए यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे, है ना। ये पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि चालक पदार्थ किस तत्व का बना है या किस पदार्थ का बना है, इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा क्या पॉइंट है हमारा कि चालक के ताप पर। ये एक विशेष नियम के अनुसार होता है जिसे आप लोग कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें इतना जानना है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन किस प्रकार बढ़ता है इसका एक विशेष नियम है, इसका एक विशेष सूत्र भी होता है। तो अभी आप लोगों के कक्षा 10 में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये 4 बिंदुओं को जानना था। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला तार की लंबाई पर, दूसरा तार की मोटाई पर, तीसरा चालक के पदार्थ पर, और चौथा चालक के ताप पर, टेम्परेचर पर। तो इन 4 चीज़ों पर जो है हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसे नोट करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इन्हीं, ये जो फर्स्ट और सेकंड है, इन्हीं 2 बिंदुओं से अभी हम लोग प्रतिरोधकता प्राप्त करेंगे। इसलिए मैंने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों का एक सेपरेट वीडियो बनाया, एक साथ में डाला उन दोनों को। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो दोनों एक ही साथ हमारा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक साथ इसे किया है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता जानने के लिए आपको प्रतिरोध को जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आप प्रतिरोध से परिचित हो चुके हैं, अब हम लोग प्रतिरोधकता भी जान लेते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेसिस्टिविटी। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। तो देखिए अभी अभी हमने प्रतिरोध वाले टॉपिक में देखा था, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि R जो है L के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है, R L के समानुपाती होता है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। और R जो है A, यानी कि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि क्षेत्रफल का क्या होता है, विद क्रमानुपाती होता है। उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कहाँ से लिया हमने, ये समीकरण ए और बी मैंने लिख दिया था यहाँ पर, इसलिए पहले ही समीकरण ए और समीकरण बी, ये हमने कहाँ से नोट किया है, इसे कहाँ से संकलित किया है, समीकरण ए और समीकरण बी से। अब अगर हम इन दोनों कथनों को ध्यान से देखें,
उपयुक्त दोनों कथनों के अनुसार। तो इसका क्या तात्पर्य होता है, इसका क्या मतलब निकलता है? आर एल के समानुपाती है, आर ए के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब है आर जो है समानुपाती है एल बाय ए के। इन दोनों कथनों का आप कह सकते हैं मिलाने पर, इन दोनों कथनों को एक दूसरे में मर्ज करने पर यानी कि मिलाने पर आर समानुपाती क्या हो जाएगा? एल बाय ए। तो अब हम लोग एक बात और जानते हैं कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, ये बहुत बार आ चुका है अभी तक हमारे साथ। जब भी हम लोग हटाते हैं और वहाँ पर एक सूत्र देने का प्रयास करते हैं, एक समीकरण का रूप देने का प्रयास करते हैं, हम बराबर लिखते हैं, तो वहाँ पर हमेशा एक कांस्टेंट आता है। वही कांस्टेंट यहाँ पर एक बार फिर से आ रहा है, और ये जो कांस्टेंट है ये है रो। इसे कहते हैं रो। ये थोड़ा पी की तरह लगता है, लेकिन इसे रो पढ़ना, थोड़ा लिखने का तरीका इसका जो होता है ना, वो नीचे वाला जो आपका दंड है उसे छोटा देना है, और ये जो आपका सर्कल होता है, थोड़ा सर्कल जो करते हैं पी लिखते वक्त, इसे थोड़ा सा बड़ा आपको गोलाई और बढ़ा देनी है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ये यहाँ पर कांस्टेंट का काम करेगा, नियतांक का काम करेगा। जैसे देखिए मैंने इसे परिभाषित किया है, नीचे बताया है। जहाँ रो आर एच ओ, अंग्रेजी में आर एच ओ कहेंगे। रो जो है दिए गए ताप पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक है। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अलग अलग ताप के अनुसार ये परिवर्तित हो सकता है, इसलिए जिस ताप पर आप प्रतिरोध प्राप्त कर रहे हैं उसी ताप पर ये प्रतिरोधकता भी प्राप्त करेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? रो कहलाएगा। देखिए ये रो ही जो है, जो अभी प्रतिरोधकता मैंने कहा था ऊपर, हमारा जो टॉपिक था प्रतिरोधकता, ये रो ही चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। ये चालक तार के पदार्थ की क्या है? प्रतिरोधकता है। ये रो ही हमारा प्रतिरोधकता है। ठीक है, अब अगर प्रतिरोधकता आ गया है तो इसका कोई ना कोई ऐसा मात्रक भी होगा, इसे भी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें सूत्र लेना होगा जो अभी हमने प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो इससे हम लोग रो प्राप्त कर लेते हैं। हमें तो आर निकालना नहीं, हमें रो निकालना है। प्रतिरोधकता के ऐसे मात्रक की बात हो रही है तो हम लोग रो फाइंड कर लेते हैं। तो रो आप बीजगणितीय नियमों के अनुसार इसे सॉल्व करने के बाद रो फाइंड कर सकते हैं। तो रो जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इसका सूत्र क्या प्राप्त होगा? रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। ये हमारा प्रतिरोधकता का सूत्र हुआ। इस पर भी कुछ कभी कभी न्यूमेरिकल आते हैं, आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया रो। तो रो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, प्रतिरोधकता प्राप्त कर लिया। अब इस प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, इसे भी प्राप्त कर लेते हैं। बस ज़्यादा हमारा टॉपिक नहीं, समाप्त होने वाला वीडियो, बस बने रहे आप हम लोगों के साथ। देखिए प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो यानी प्रतिरोधकता मतलब क्या? रो। प्रतिरोधकता मतलब रो। तो रो का ऐसा मात्रक किस प्रकार प्राप्त करेंगे? तो रो का ऐसा मात्रक प्राप्त करने के लिए आपको इस सूत्र को ध्यान रखना होगा। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। तो इन तीनों का, ये जो यहाँ पर तीन मतलब वर्ड है आर इंटू ए बाय एल, इन तीनों संकेत अक्षरों का हमें ऐसा ही मात्रक चाहिए होगा। तो आर क्या है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। अभी हम लोग वहाँ पर लिखेंगे। ए क्या है? क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एल क्या है? लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इन तीनों को यहाँ पर मैं प्रतिस्थापित कर रहा हूँ। आर का ऐसा मात्रक ओम, क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर, और लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर। तो मीटर स्क्वायर में मीटर एक कट हो जाएगा, मतलब मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? मीटर इंटू मीटर, दो, एक मीटर कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ ओम मीटर। यही है रो का एसआई मात्रक, यानी कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या था? सिर्फ ओम, और ये हो जाएगा ओम मीटर। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ प्रतिरोधकताएं लिख कर रखी हैं कि किस आधार पर हम लोग प्राप्त करते हैं, कैसे पता चलता है कि किसका प्रतिरोधकता कितना है, या उसका गुण से क्या प्राप्त होता है, हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। देखिए चांदी की प्रतिरोधकता जो होती है 1.51 इंटू 10⁻⁸। लोहा की प्रतिरोधकता होती है 10 इंटू 10⁻⁸ अब कांच की प्रतिरोधकता होती है 2 इंटू 10⁻11। तो यहाँ पर इन तीनों में सबसे अधिक प्रतिरोधकता किसकी है? ये पॉजिटिव वाला है, 10⁻+11 है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा है। इसलिए कांच की प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होती है, और कांच की प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये विद्युत का प्रभाव बिल्कुल नहीं होने देगा। कांच में विद्युत का प्रभाव होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरह देखिए लोहा में थोड़ा या आप कह सकते हैं कभी कभी इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा इससे कम होता है, थोड़ा सा तो नहीं, बहुत कम है ये, लेकिन इसकी प्रतिरोधकता जो होता है चांदी की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, और चांदी का सबसे कम होता है। आपसे अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, तो चांदी की। वो इतनी, इसका मान क्या है वो भी मैंने लिख दिया है। तो चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, इसलिए ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है।
सबसे अच्छा चालन करता है विद्युत का। जिसकी प्रतिरोधकता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा विरोध करेगा विद्युत के प्रवाह का, जिसकी जितनी कम होगी वो इतना अच्छा चालन करेगा विद्युत के प्रवाह का। ठीक है, ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आप लोग इन दोनों बिंदुओं को बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने शुरू में ही बताया आपको कि प्रतिरोध से कोई ना कोई सवाल हर वर्ष बोर्ड के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया होगा, जो भी पूछा जाए लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो आप दोनों टॉपिक को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। आप लोग तब तक घर में सुरक्षित रहिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।